अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश बजटिंग। कैश बजटिंग में हमने सबसे पहले बिजनेस के अंदर ये देखना होता है कि हमारे पास कब कब जो है हमारे पास कैश जो है इनफ्लोज आएंगे और कब कब जो है कैश इनफ्लोज जो है हमसे एक्सपेक्टेड हैं कि वो हमारी एंटिटी से आउटफ्लो होंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैश बजटिंग होती क्या है। कैश बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज फॉर ए बिजनेस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? वो हमारा होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। हम ये देख रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें कब कब जो है कैश के इनफ्लोज हमारे पास एक्सपेक्टेड हैं और कब कब जो है कैश के आउटफ्लो जो है हमसे एक्सपेक्टेड होंगे। इसमें हम इसको कह सकते हैं कि कैश बजट इज यूज टू असेस whether the entity has sufficient cash to operate। सफिशिएंट कैश टू ऑपरेट का मतलब है कि उसकी जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको मीटअप करने के लिए हमारे पास कैश मौजूद है। हमने रेंट्स पे करने हैं, हमने वेजेस पे करनी है, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट को ऑब्वियसली हमने पे करना होता है। अब तो इसमें हम ये देखना होगा कि हमारे पास कब कब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ रही हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, चल रही होती हैं, तो हमने उनके अगेंस्ट कैश को पे करना होता है। इसमें हमने ये देखना होता है कि कंपनीज जो हैं, कंपनीज करती इसको मैनेज कैसे करती हैं। Companies usually use sales and production forecast to create a cash budget along with assumptions about necessary spendings and accounts receivables। कंपनी जो होती है कैश पीरियड को किस चीज़ पे फोरकास्ट कर रही होती है? वो उसकी सेल्स होती हैं। वो उसकी जो है, अब सेल्स में हमारे पास देखिए ना, दो किस्म की सेल्स हो सकती हैं। हमारे पास कैश सेल्स हो सकती हैं, हमारे पास क्रेडिट सेल्स हो सकती हैं। तो अगर क्रेडिट सेल्स होंगी तो हमें ये फोरकास्ट करना है कि हम जो हमारे डेटर्स होंगे उनसे हमें कलेक्शंस कब कब आएंगी। इसी तरह जब स्पेंडिंग्स की बात करते हैं, स्पेंडिंग में हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, हमारी वेजेस आ जाती हैं, हमारी सैलरीज आ जाती हैं, हमारी एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट आ जाती हैं, और सबसे बढ़ के हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होता है कि हमारी परचेज होती हैं। अगेन हमारे पास परचेजेस जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। हमारे पास कैश परचेजेस भी होती हैं और हमारे पास जो होती है क्रेडिट परचेज भी होती हैं। तो जब जब हम क्रेडिट परचेज की बात करते हैं तो हमें इसमें ये देखना होगा कि हमने अपने पेबल्स जो हैं उनको कब कब हमने पेमेंट्स करनी है। अगेन मैं इसलिए इसको दोबारा से पढ़ता हूँ। कंपनीज यूजली यूज सेल्स एंड प्रोडक्शन फॉर कॉस्ट टू क्रिएट अ कैश बजट along with the assumptions about necessary spendings and accounts receivable collections। So हम ये कह सकते हैं कि the cash budget is an estimate of cash flows। अब ये कैश फ्लोज में इनफ्लोज भी हो सकते हैं और आउटफ्लोज भी हो सकते हैं। दैट इज यूज टू मैनेज कैश एंड अवॉइड लिक्विडिटी इश्यूज। सो दिस इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ revenues। Number one, revenues. This involves estimation of cash costings, cash outflows. This involves an estimations of फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जो हमारा कैश बजट होगा इसके अंदर तीन किस्म के हमारे मैटर्स जो होंगे इन्वॉल्व होंगे। हमारे पास रेवेन्यूज कब कब आएंगे, हमारी कॉस्टिंग्स कब कब इनकर होंगी या अगर होंगी, और इनके नतीजे में हमें क्या क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चाहिए होंगी टू रन द बिजनेस इफेक्टिवली। अब हम इसको देख लेते हैं। Cash budget. Cash budget is financial budget prepared to calculate the budgeted cash inflows and outflows during a period and the budgeted cash balance at the end of the period. Cash budget helps the managers to determine any excessive idle cash or cash shortage that is expected during the period. Such information helps the managers to plan accordingly. For example, if any cash shortage is expected in future, the managers plan to change the credit policy or to borrow money. And if excessive idle cash is expected, they plan to invest it or use it for the repayment of loans. All businesses need to maintain a safe level of cash to enable them to carry on a business activities or operating activities. The managers of a business need to determine that safe level. The cash budget is then prepared by taking into consideration that safe level of cash. Thus, if a cash shortage is expected during a period, a plan is made to borrow cash। अगर हम ये फोरकास्टिंग करें कि आने वाले दिनों में हमारे पास कैश की शॉर्टेज हो जाएगी, तो हम उसको बोरो करने के लिए अपनी क्रेडिट पॉलिसी को रिवाइज करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर हमारे पास आइडल कैश पड़ा है तो हम ये देखेंगे कि उसको किन किन एसेट्स में या किन किन इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो कोई ऐसे लॉन्ग टर्म लोन्स है तो आप उनको रीपे कर सकते हैं। अब कैश बजट में क्या होता है? कैश बजट इज a component of master budget and it is based on the following components of the master budget।
शेड्यूल्स ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस, आपके पास कब कब जो है आपके क्रेडिटर से पैसे आएंगे, शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स, और आपने कब कब जो है अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट्स करनी है। सो कैश बजट, अगेन cash budget is an estimate of cash flows, either it is inflows, either or it is or either it is inflows or it is outflows, that is used to manage cash and to avoid liquidity issues. Again, I need to tell you here, this involves estimation of number one, revenues, estimation of costings, estimation of financing activities. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जो है इसका कॉन्सेप्ट जो समझ आया होगा। अब हम इसको ये करते हैं कि हम इसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कैश बजटिंग का, ताकि आप हम इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें जो हमने अभी पढ़ी है। हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो ये है कि Hamza has worked for some years as a sales representative but has recently been redundant. He intends to start up in business on his own account using rupees 15,000 which he currently has invested with the building society. अब देखिए उसके पास जो सीड कैपिटल है, जो इनिशियल कैपिटल वो कितना है, रुपीज 15,000 which he has initially invested with the building society. Hamza maintains a bank account showing a small credit balance for and he plans to approach his bank for the necessary additional financing. Hamza asks you for advice and provides the following information. Arrangements have been made to purchase the fixed assets costing rupees 8,000. These will be paid at the end of September. आपने एक फिक्स एसेट बाय किया और उसकी पेमेंट कब की जाएगी, सितंबर के एंड के ऊपर। एंड एक्सपेक्टेड टू हैव 5 years लाइफ, और इस एसेट की जो लाइफ होगी 5 years होगी, एट द एंड ऑफ विच इट विल पोजेस अ नील रेसिडुअल वैल्यू। इसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई वो रेसिडुअल वैल्यू नहीं होगा। स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 5,000 विल बी एक्वायर्ड ऑन September 28 and subsequently monthly purchases will be at a level of sufficient that replace forecast sales for the month. Forecast sales are rupees 3,000 for October, rupees 6,000 for November and December, and rupees 10,500 from January 2018 onward. Selling price is fixed as cost plus 50%. कहने का मतलब है कि अगर आपकी परचेज कॉस्ट जो है 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 100 plus 50, 150. So 2 months credit will be allowed to customers but only 1 month credit will be received from suppliers. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो सेल्स आप करेंगे उसकी जो कलेक्शन आएगी वो 2 माह के बाद आएगी, और जो परचेजेस आप करेंगे उसकी जो पेमेंट होगी वो आपको 1 माह के बाद करनी होगी। रनिंग एक्सपेंसेस including the rent but excluding depreciation of the fixed assets are estimated rupees 1,600 per month. Hamza intends to make cash drawings of rupees 1,000. Required क्या है, prepare a cash budget for the 6 month to 31st March 2018. अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सेल्स हैं वो कितनी है। तो अक्टूबर के अंदर हमें जो सेल्स बताई गई हैं जो कि नंबर 3 पॉइंट पे हैं, सेल्स आर रुपीज 3,000 फॉर अक्टूबर, 6,000 for November and December each, 6,000 for November, 6,000 for December, and from January onward it is 10,500, 10,500, 10,500. तो ये तो आपकी सेल्स आ गई। अब जो आपकी परचेजेस हैं, परचेजेस जो आपको बताया जा रहा है इसी के अंदर वो ये है कि ये नंबर 2 पॉइंट पे आप देखिएगा, stock costing rupees 5,000 will be acquired on 28 September and subsequent monthly purchases will be at a level of sufficient to replace forecast sales of the month. तो जितनी आपकी सेल कास्ट होंगी उसकी मंथ की होंगी उतनी ही आपकी क्या होंगी, आपकी परचेजेस होंगी। लेकिन अगर आपकी सेल्स 3,000 की हैं तो परचेजेस कितनी अमाउंट की होंगी, आप ये देखिए कि परचेजेस के अंदर हमने ये देखा था कि जो सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट नंबर 4 पॉइंट पे आप देखिए, सेलिंग प्राइस इज फिक्स एट कॉस्ट ऑफ स्टॉक प्लस 50%। सो अगर 3,000 आपकी जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है इसके अंदर 50% जो है प्रॉफिट भी लोडेड है। तो अगर हम इसको अनलोड करेंगे प्रॉफिट को तो कैसे करेंगे, 3,000 डिवाइडेड बाय जिसकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है 100 प्लस 50, 150, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसकी जो है कॉस्ट प्राइस है दैट इज रुपीज 100। देखिए 150 में क्या है, प्रॉफिट अनलोडेड है,
और 100 क्या इसकी कॉस्टिंग है, तो आपका जो आ जाएगा परचेजेस आ जाएंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो आ जाएंगी ₹2000। इसी फार्मूले को अगेन हम देखेंगे कि जो सेल्स हैं नवंबर की वो कितनी है, 6000। लेकिन अगेन इसमें क्या शामिल है, 100 इसकी कॉस्टिंग है प्लस 50 इसमें प्रॉफिट है, तो डिवाइड बाय 150 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसकी आपकी ये आ जाएंगी सेल्स आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो इसी फार्मूले को अगर हम कैरी करें तो यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे अब अगेन इसको हम कर लेते हैं, 10,500 डिवाइड बाय 150। वाई 150, 100 इसकी कॉस्ट है और 50 इसका प्रॉफिट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉस्टिंग से, दैट इज 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 7000, और इसको फार्मूले को हम ड्रैग करेंगे नेक्स्ट, तो यही इसकी सेल्स बन जाएंगी। अब इसमें होगा ये कि अब आप हमारे पास जो आ गई, हमारे पास सेल्स भी आ गई हैं, हमारे पास परचेजेस भी आ गई हैं। तो सबसे हम पहले जो अकाउंट फॉर करते हैं उसको कर लेते हैं कैश इनफ्लोज, हमारे पास कैश कब कब आएगा। तो अब आप ये देखिए कि इसका नंबर 5 पॉइंट्स है क्वेश्चन के अंदर, 2 मंथ्स क्रेडिट विल बी अलाउड टू कस्टमर्स, कस्टमर्स का मतलब है डेटर्स को। तो अब आपने जो सेल्स की हैं, जो सेल्स आपने की हैं अक्टूबर में, उसका रेवेन्यू कब आएगा, 2 माह के बाद। जो सेल्स आपने की हैं नवंबर में, उसका रेवेन्यू कब आएगा, उसका 2 माह के बाद आएगा, वो आएगा दिसंबर में। सो यहाँ 3000 आ जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, नंबर 5 पॉइंट जो है क्वेश्चन के अंदर वो बता रहा है कि 2 मंथ्स का टाइम जो है हम कस्टमर्स को देते हैं, कस्टमर्स हमें पेमेंट करेंगे 2 माह के बाद। तो जो सेल्स हमने नवंबर में की हैं उसका कलेक्शन कब आएगा, उसका सॉरी अक्टूबर में की है, उसका कलेक्शन कब आएगा, दिसंबर में। इसी तरह जो सेल्स हमने नवंबर में की हैं उसका हमारे पास आएगा जनवरी के अंदर। इस तरह जो सेल्स हमने की हैं दिसंबर में, उसका हमारे पास आएगा फरवरी के अंदर। और जो सेल्स हमने की हैं दिसंबर जनवरी में, उसका रेवेन्यू हमारे पास आएगा मार्च के अंदर। सो ये हमारे इनफ्लोज आ गए। देखिए अक्टूबर और नवंबर में क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा कि अक्टूबर का जो सेल्स रेवेन्यू है वो कलेक्शन कब होगी उसकी, यहाँ पे ये देखिए, ये जो अक्टूबर का सेल्स रेवेन्यू है इसकी कलेक्शन कब होगी, जनवरी दिसंबर के अंदर। ये देखिए इसी तरह जो 6000 है उसकी कलेक्शन होगी जनवरी में। अगेन जो दिसंबर का 6000 है उसकी कलेक्शन होगी फरवरी में। जो जो इसका है 10,500 है जनवरी का, इसकी कलेक्शन कब होगी, यहाँ पे आप हमारे पास आएगी किसमें, मार्च में आ जाएगी। 2 महीने के बाद हमारे पास इसके अमाउंट्स आ रही हैं। इसी तरह जो परचेजेस हैं, अगेंस्ट आई एम टेलिंग यू, इस तरह जो हमारे पास परचेजेस हैं इसकी कलेक्शन कब कब आएगी हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं परचेजेस। सो परचेजेस हमने 1 माह के बाद करनी है, परचेजेस की पेमेंट हमने कब करनी है, 1 माह के बाद करनी है। तो परचेजेस जो है ये वाली, इसकी पेमेंट अब ये जो हम इसको हम करते हैं, ये परचेजेस जो है ये हमारे पास अक्टूबर की परचेजेस, तो पेमेंट कब आएगी हमारे पास, नवंबर में 2000, अगेन 4000, 4000, 7000 एंड 7000। जो परचेजेस हम अक्टूबर में करेंगे वो नवंबर में पेमेंट करेंगे, जो परचेजेस हम नवंबर में करेंगे उनकी पेमेंट हम दिसंबर में करेंगे, एंड सो ऑन। और ये कहां से हमें अथॉरिटी मिल रही है, अगेन ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 जो है इसका क्वेश्चन के अंदर। एंड 1 मंथ, देखिए ना, 2 मंथ्स क्रेडिट विल बी अलाउड टू कस्टमर्स बट ओनली 1 मंथ क्रेडिट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ स्टॉक। लेकिन अच्छा इसमें एक चीज हमारे पास रहेगी, एक चीज जो नंबर इसमें हमारे पास था नंबर 2 पे, स्टॉक्स कॉस्टिंग ₹5,000 विल बी एक्वायर्ड ऑन 28 सितंबर। ठीक है, जो स्टॉक्स हमने 28 सितंबर को खरीदे थे ₹5,000 के, तो उसकी पेमेंट कब आएगी, उसकी पेमेंट आएगी अक्टूबर में। और वो यहाँ हम अक्टूबर में पंच कर देंगे, वो कितनी थी, 5000। ये उस परचेजेस के अलावा थी जो आपने स्टॉक्स खरीदे थे बिजनेस को रन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास अब जो चीज आ रही है, नंबर 6 पॉइंट आ रहा है, रनिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेंट बट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज ₹1600 पर मंथ। रनिंग एक्सपेंसेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1600 पर मंथ। ये तमाम मंथ्स के अंदर हम 1600 जो है इंसर्ट कर देंगे। सो इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास था हमजा इंटेंड्स टू मेक मंथली कैश ड्राइंग्स ऑफ ₹1000। हमजा जो है, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स कर रहा है वो कर रहा है
1000 पर मंथ। ड्राइंग्स जो क्या होगी उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर होंगे। सो यहाँ पे वो 1000, 1000, अगेन 1000, 1000 एंड 1000। सो इन ये हमारे पास तीन किस्म के आउटफ्लोज आ रहे हैं, और इन तीनों का सम जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 7600। ठीक है, ये तमाम जो है ये क्या कैश आउटफ्लोज के हमारे पास सम है। सो ये सम किसके हैं? परचेजेस के, रनिंग कॉस्ट के, और रनिंग एक्सपेंसेस के, और कैश ड्राइंग्स के। तो ये हमारे पास आगे कैश इनफ्लोज। अब हमारे पास कैश इनफ्लोज कितने हैं? कैश इनफ्लोज, अगर नेट कैश फ्लोज कितने हैं हमारे पास? तो अब देखिए कि हमारे पास इनफ्लो तो कुछ भी नहीं था, तो दिस माइनस जब हमने ये किया तो हमारे पास नेट कैश इनफ्लोज की मतलब पेमेंट्स आ गई 7600 की, यहाँ 4600 की, और यहाँ चूंकि हमारे पास आ गए थे 3000 आ गया था, और जिसमें से माइनस किया 3600 तो हमारे पास ये आ गए। तो ये नेट कैश इनफ्लोज हमारे पास आ गए। तो अब होगा ये कि हम देखेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था। तो अगर आपको याद हो तो हमजा के पास जो इनिशियल सीड कैपिटल था वो था 15,000, जिसमें से 8,000 उसने इन्वेस्ट किया था बिल्डिंग सोसाइटी के अंदर। अब उसके पास इन हैंड कैश कितना था? वो था 7,000। तो अगर हम 7,000 इसमें से करें तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है कैश का, देखिए नेट कैश इनफ्लोज जो थे प्रोडक्शन से या सेल्स एक्टिविटी से वो थे 7,600 माइनस। अब 7,000 जो हमारे पास था वो हमारे पास प्लस का फिगर था, जो कि हमारे पास इन हैंड था, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो आ गया वो 600 से शॉर्ट हो गया। अब यही 600 जो है नेक्स्ट मंथ के लिए, ये अक्टूबर है ना, तो ये नवंबर के लिए क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और हमारा जो इन दोनों का अगर हमने इसमें से माइनस करा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5200। अब ये 5200 नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्या है। अब हमारे पास जो है 8800 हो गया, माइनस हो गया। और नेक्स्ट मंथ के लिए जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 8800 माइनस। अब हमारे पास 9400 हो गया। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो पिछले महीने का क्लोजिंग है ओपनिंग हो जाएगा। अब हमारे पास हो जाएगा 13,000। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे आप देखिए तो अब हमारे पास प्लस का चूंकि कैश आ गया था, रिजल्ट आ गया था, तो अब हमारे पास जो है 12,100 हो गया है। और आने वाले दिनों में ये हम या आने वाले मंथ्स में, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि हमारी जो फोर कॉस्ट सेल है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड वो 10,500 है। अब ये 12,100 जो हमारा ये रिड्यूस होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और देन देयर विल बी टाइम कि हम हमारे कैश फ्लोज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, और हमारी जो नेगेटिव बैलेंसेस अभी तक अक्यूमुलेट हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। सो ये 12,100 से जो हमारा जो अभी तक नेगेटिव बैलेंस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक महीने में 600 चाहिए, दूसरे महीने में 5,200 चाहिए, या तीसरे महीने में 8,800 चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, ये और ये हर महीने हम इतनी फाइनेंसिंग करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो 12,100 है ये 6 महीने का नेगेटिव बैलेंस एकमुलेट हुआ है। ये जो 12,100 है ये पिछले 6 माह के लिए ये हमारा जो बैलेंस है ये अकोमुलेट हुआ है नेगेटिव बैलेंस। सो ये हमें एज ए होल जो पूरे बिजनेस की फाइनेंसिंग करनी है वो 12,100 से करनी है। अगर 12,100 की हम फाइनेंसिंग कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, तो हमारा जो ये नेक्स्ट 6 महीने होंगे इसको हम वी आर इन ए पोजिशन टू डील विद द लिक्विडिटी इश्यूज, टू डील विद द स्पेंडिंग्स, टू डील विद द कलेक्शंस फ्रॉम द रिसीवेबल्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कैश बजटिंग का कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा। इसके अंदर जो हमने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, अकाउंट फॉर किया है, समझा है, ये आपको समझ आएगा। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछिए, अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी किसी भी टीचर के जो है अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं वो पढ़ें, उनको समझें। अगर कैश बजटिंग का कॉन्सेप्ट उसके अंदर है आपको समझ नहीं आता, प्लीज़ अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करें, और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोगों की क्यूरीज को एड्रेस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।